नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत सरकार ने दुनिया को ड्रोन के खतरे के प्रति आगाह किया और हमारे यहां ड्रोन के हमलों से कैसे निपटना है, आतंकवाद की साजिशों को नाकाम कैसे करना है, इसकी तैयारी का भी जायजा लिया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कहा कि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक क्या क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और यह भी बताऊंगा कि कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए बारूद गिराने की साजिश के पीछे है कौन, पाकिस्तान में बैठकर भारत में ड्रोन उड़ाने वाला है कौन, कौन ड्रोन को अब आतंक का नया हथियार बना रहा है, इसकी हैरान करने वाली डिटेल्स मेरे पास हैं। कल आज की बात में मैंने कहा था कि हवा में उड़ने वाला छोटा सा ड्रोन भविष्य में बड़े खतरे का संकेत है। इससे निपटने की तैयारी तुरंत जरूरी है। आज सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए खतरे से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ लंबी मीटिंग की। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग से पहले एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक की कोशिश और जम्मू कश्मीर में सरहद के आसपास दिखाई दे रहे ड्रोन्स के बारे में डिटेल रिपोर्ट दी। राजनाथ सिंह ने सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की। इस मीटिंग से साफ हो गया कि सरकार ने पाकिस्तान की इस नई साजिश को बहुत गंभीरता से लिया है और इसका माकूल जवाब देने की तैयारी हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज जो मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग हुई, इसमें क्या चर्चा हुई, क्या फैसले हुए। मामला बहुत सेंसिटिव है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो चुका है। एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बने कुछ हाई एंड इक्विपमेंट्स जम्मू कश्मीर भेज दिए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर इनकी तैनाती की गई है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर एनएसजी कमांडोज को तैनात किया गया है। सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि आतंकवादी ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की फिराक में है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए हमारी तरफ से क्या क्या तैयारी है, इसको लेकर मेरे पास में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए हम विदेशी मदद या फॉरेन तकनीक के भरोसे नहीं है। हमारे पास अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन को हवा में ही मार सकती है। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो इस बात का सबूत है कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी है और ये किसी से उधार ली हुई तकनीक नहीं है, ये हमारे देश में डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर की हैं। मनीष ने तस्वीरें और वीडियोस भेजे हैं। इस वक्त जो वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो डीआरडीओ के एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के हार्ड किल को रिप्रेजेंट करता है, यानी लेजर के जरिए किस तरह ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। यह तस्वीर इसे डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। डीआरडीओ ने 18 महीने पहले ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो दुश्मन के ड्रोन को इफेक्टिवली काउंटर कर सकती है। इस एंटी ड्रोन तकनीक का नाम चेस है, CHESS। इसे जमीन के साथ साथ व्हीकल्स पर भी माउंट किया जा सकता है। मनीष प्रसाद ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी में 360 डिग्री तक रोटेट करने वाला एक रडार है जो 4 किलोमीटर की रेंज तक छोटे छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी मौजूद है। ड्रोन को हवा में जाम करने के लिए जैमर भी इंस्टॉल्ड है। ये सारी चीजें सॉफ्ट किल का हिस्सा है, यानी ड्रोन को डिटेक्ट करना, उस पर नजर रखना। लेकिन जहां तक हार्ड किल की बात है, ड्रोन को खत्म करने का सवाल है, तो इसके लिए लेजर वाला सिस्टम लगा है और यह पूरा सिस्टम कमांड पोस्ट के जरिए इंटीग्रेट होता है।
ये डीआरडीओ की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। 3 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के यूएवी को ये लॉक कर सकता है और 2.5 किलोमीटर की रेंज में हार्ड किल और सॉफ्ट किल के जरिए ये पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। दरअसल 3 अलग अलग मेथड, जिसमें लेजर के जरिए दुश्मन के यूएवी को लॉक कर और तुरंत उसे गिराने की क्षमता इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में है। पहली बार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें इसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के चेस्ट से दुश्मन के यूएवी को लॉक किया गया 3 किलोमीटर की रेंज में, और फिर उसके बाद जैसे ही वो 2.5 किलोमीटर पर आया उसे इसी लेजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। दूसरा, उसके सेंसर्स और साथ में जो सिग्नल्स हैं उसको जैम कर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर ये यूएवी को दुश्मन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब यह है जो हैंडलर उसे ऑपरेट कर रहा है उसके पास उसकी कोई भी जानकारी नहीं रहेगी, कोई भी तस्वीर नहीं देख पाएगा। इसीलिए इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का कई वीवीआईपी मूवमेंट में इस्तेमाल हो चुका है। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। 26 जनवरी और 15 अगस्त के समय पे भी इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा चुका है। अब डीआरडीओ इसे लंबे और बड़े पैमाने पर तैयार कर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि जल्द से जल्द ये भारतीय सैन्य बेड़ों को पूरी तरह से यूएवी के खतरे से सुरक्षित कर सके। मनीष प्रसाद जिस एंटी ड्रोन इक्विपमेंट के बारे में बता रहे थे, उस सिस्टम का कई मौकों पर सफल परीक्षण हो चुका है। इसीलिए अब इसकी तैनाती शुरू हो गई है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर भी इस सिस्टम को भेज दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडोज ने जम्मू में मोर्चा संभाला हुआ है। दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए एनएसजी के कमांडोज के पास भी एंटी ड्रोन रडार मौजूद हैं। ये पूरी तरह से इक्विप्ड है। सेंसर्स हो या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, इन सबको जैम करने की क्षमता इस एंटी ड्रोन रडार सिस्टम में मौजूद है। मनीष प्रसाद ने आज बताया कि ये एंटी ड्रोन रडार सिस्टम 3 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। यानी अगर कोई एनिमी ड्रोन बॉर्डर पार से उड़ान भरेगा तो उसे 3 किलोमीटर की रेंज में जैम कर दिया जाएगा। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में हुए यूएवी आईडी अटैक के बाद एनएसजी ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर डिप्लॉय कर दिया है ताकि कहीं से भी लश्कर, जो कि अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इस पूरे आतंकी हमले के पीछे है, उसकी दोबारा से यूएवी वाली ये साजिश कामयाब ना हो सके। एनएसजी के इस एंटी ड्रोन सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है। दरअसल इसी के जरिए वो आने वाले किसी भी यूएवी को 3 किलोमीटर पहले ही उसके सिग्नल को ब्लॉक करने की पूरी क्षमता रखता है। उसके जीपीएस को ब्लॉक कर जैम्ड कर सकता है। यहां तक कि जो उसका हैंडलर जो उसे ऑपरेट कर रहा है उसकी पिन पॉइंट जानकारी कलेक्ट कर सकता है। और यही वजह है कि एनएसजी ने कई अलग अलग वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर करने के लिए अपना ये एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरह से यूएवी आईडी का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए एनएसजी ने अलग अलग जगहों पर, जो कि एक व्हीकल के ऊपर माउंटेड है, इसको डिप्लॉय किया है ताकि कहीं से भी अगर यूएवी थ्रेट है तो वाइटल इंस्टॉलेशंस को बचाया जा सके और साथ में दुश्मन के यूएवी को ध्वस्त किया जा सके। ड्रोन का हमला कैसे हो सकता है, इसको लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछे गए थे। जब पाकिस्तान से आए ड्रोन पंजाब में गिरे थे तो वहां के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। तैयारियां उसी वक्त से शुरू हो गई थी। डीआरडीओ ने ड्रोन के खतरे को एंटिसिपेट करते हुए सिर्फ 18 महीने में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की और अब यह काम आ रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 3 दिन में जम्मू रीजन में 7 ड्रोन देखे गए हैं। 2 ड्रोन से हथियार गिराए गए थे, 2 ड्रोन बिना हथियार गिराए गायब हो गए और इसके बाद फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। उम्मीद तो यह थी कि अब कुछ दिन तक शायद किसी में ऐसी घटना करने की हिम्मत ना हो, लेकिन कल रात जम्मू कश्मीर में फिर से ड्रोन दिखाई दिए। जम्मू के कालूचक, रत्नूचक और कुंजवानी में देर रात 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच 3 ड्रोन देखे गए। यानी चुनौती बड़ी है, दुश्मन भी नया है, खतरा भी नया है, लेकिन अच्छी बात है कि इस खतरे को काउंटर करने के लिए, ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए हमें इजराइल का या अमेरिका का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अपनी तकनीक है, अपनी टेक्नोलॉजी मौजूद है। डीआरडीओ और एनएसजी के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन्स को काउंटर करने की
पूरी रणनीति बना ली गई है। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं, सिर्फ सिविलियन एरियाज नहीं, हर एरिया को लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आज पता चला कि श्रीनगर के डल झील पर भी एक ड्रोन दिखाई दिया। और यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं कि आतंकवादियों के निशाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डैम्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस होते हैं, बाजार भीड़ वाली जगह भी होती हैं, और फिर फेमस टूरिस्ट स्पॉट। देश के दुश्मन इस तरह की जगहों पर भी हमले की फिराक में रहते हैं, और पहले इस तरह के हमले हम देख चुके हैं। इसलिए बड़ा सवाल है कि अगर बारूदी ड्रोन, मिसाइल से लैस यूएवी या फिर बम और ग्रेनेड से भरे क्वाडकॉप्टर सिविलियन इलाके में आ गए तो फिर उन्हें कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इसके लिए क्या तैयारी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह काम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज करने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के थ्रेट को काउंटर करने के लिए कोलैटरल डैमेज का ध्यान रखना पड़ता है। आसपास जो लोग रहते हैं, नागरिक हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, यह सब सोच समझकर इस खतरे से एंगेज करना होता है। खास सावधानी बरतनी पड़ती है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ड्रोन श्रीनगर के डल लेक के पास हवा में दिखाई दिया। पुलिस ने इस ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा कि ड्रोन अटैक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस खतरे का मुकाबला टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी, सीआरपी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनएसजी के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जीओसी 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको सेंटर हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी से दहशतगर्द तंजीमें जबरदस्त प्रेशर में हैं। मुझे यह भी जानकारी मिली कि पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम तक बदला जा रहा है। लश्कर जैश के आतंकी द रेजिडेंट फोर्स टीआरएफ के नाम से ऑपरेट करने लगे हैं, निहत्थे कश्मीरियों का खून कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन पहले श्रीनगर में सीआईडी इंस्पेक्टर को मस्जिद जाते वक्त गोलियां मार दी गई थी। 2 दिन पहले पुलवामा में एक एसपीओ के घर में घुसकर एसपीओ को मारा, उसकी पत्नी और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन दोनों हमलों के पीछे जो आतंकी हैं उनकी पहचान कर ली है, और अब उनका वही हश्र होगा जो आज उनके कमांडर का हुआ। श्रीनगर के मलोरा इलाके में आज जैश ए मोहम्मद का एक मोस्ट वांटेड आतंकी नदीम अख्तर एनकाउंटर में मारा गया। माफ कीजिएगा, नदीम अबरार इनका नाम है। यह एनकाउंटर में मारा गया। अबरार के साथ एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारा गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने साफ कर दिया कि आतंकवादी कश्मीरियों पर हमले करके ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। आज जब मैंने कश्मीर के आईजी विजय कुमार की बात सुनी तो लगा कि कश्मीर में अब दहशतगर्दी गिने चुने हैं। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के खतरे और अचानक बड़े आतंकवादी गतिविधियों पर बात करने के लिए इस समय आईजी विजय कुमार मेरे साथ हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। विजय जी, पिछले 3 दिन में 7 ड्रोन सरहद पार से हमारे यहां आए, तो कितना बड़ा खतरा है ये? जो इंसिडेंट भी है जम्मू जोन हुआ है, मैं आईजी कश्मीर जोन हूँ, फिर भी कश्मीर भी थ्रेट बढ़ा है, क्योंकि एलसी का बहुत बड़ा एरिया है, फोर्सेस का यहाँ काफ़ी है, कैंप्स काफ़ी है, वाइटल इंस्टेशन काफ़ी है। उसके साथ जो वाइटल इंस्टेशन कैंप के साथ साथ जो गाँव है, विलेज, उसमें मिलिटेंट्स का काफ़ी मूवमेंट है, तो यहाँ भी थ्रेट बना हुआ है। इसके लिए हम लोग काउंटर मेजर काफ़ी लिए, 2-3 मीटिंग लिए, जितने स्टेक होल्डर है, डिफेंस का ऑफिसर, पैरामिलिट्री का, एनएसजी का, जिनके पुलिस का, हम लोग पूरा बीएसएफ का पूरा प्लानिंग कर लिए। जो अवेलेबल हम लोग पास रिसोर्सेस है, इक्विपमेंट है, गजट है, उसका यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग। देखिए, आपको इतना अनुभव है इस सारे इंसिडेंट्स का, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन का जो इशू है, ये
टेक्निकल इश्यूज है, चैलेंज है, इसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन कुछ अंदाजा लगा कि किसने ये ड्रोन भेजे, किसने बारूद भेजा, किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कौन है इसके पीछे? जैसा मैंने पहले क्या कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ, क्योंकि मैं आईजीपी कश्मीर हूँ। ये जम्मू में इंसिडेंट हुआ है, तो बेटर रहता है कि डीजीपी साहब या आईजी जम्मू बोलते इसी से अच्छा रहता है। ये ऑब्वियसली ये पाकिस्तान ने भेजा है, LC क्रॉस करके ड्रोन आया था। विजय कुमार जी, थोड़े दिन पहले जनरल रावत ने कहा था कि अब जो वॉर लड़ी जाएगी, जो वॉरफेयर होगा, वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। जैसे ड्रोन का हम उदाहरण देख रहे हैं, तो आप भी इस रीजन में तैयार हैं इस तरह की लड़ाई के लिए? हाँ बिल्कुल, ये कहना, देखिए जितने भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आता है उसका सॉल्यूशन भी टेक्नोलॉजी में ही है। ये इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्स, लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, हम सारे सिनर्जी से काम कर रहे हैं, मिल के काम करते हैं। हमारे में हर एक फोर्स में कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जब इकट्ठा हो जाता है तो किसी भी चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अब जैसे ड्रोन से लड़ने की तैयारी की गई है? हाँ बिल्कुल की गई। LC पर तो पूरे हम लोग तैयार हैं। हिंटरलैंड में चूंकि सिक्योरिटी फोर्स के कैंप, गैरिसन के आसपास काफी गांव है जहां मिलिटेंट्स का, टेररिस्ट का मूवमेंट भी रहता है, उस एरिया हम लोग को थोड़ा और अलर्ट होना पड़ेगा। हम लोग अलर्ट हैं। मैंने सुना कि 300 करीब ड्रोन हैं जो कि सरहद के उस पार कश्मीर की सीमा पर तैनात किए हैं पाकिस्तान ने। इंटेलिजेंस एजेंसी से ऐसा खबर हम लोग को मिल रहा है, जो हमारे भी उस पार्ट सोर्स है, वहां से खबर मिलता कैसा है हथियार। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग भी काउंटर मेजर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। सिक्योरिटी गिट, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन गिट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डबल लेवल में, ट्रिपल लेवल स्ट्रॉन्ग है। आपका जो कश्मीर का अनुभव है, घाटी का अनुभव है, वैली का अनुभव है, जिस तरह से एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो होगा। देखिए पिछले एक महीना में इनोसेंट सिविलियंस और JNK पुलिस पर काफी थ्रेट अटैक कर रहा है। इसका 2-3 वजह है। एक तो पिछले साल हम लोग बहुत सारी 200+ मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किए, जिसमें जितने टॉप कमांडर सबको मार दिए। इस साल भी पिछले 6 महीने में 6-7 टॉप कमांडर मारे गए। और JNK पुलिस जो है यह एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में प्राइमरी रोल पर है। इंफॉर्मेशन सारे JNK पुलिस से आता है, तो ये पुलिस को टारगेट कर रहा है, पुलिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए या डिमोरलाइज करने के लिए। दूसरी बात है कि यहाँ कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस भी चलने की बात चल रही है, जैसे रिसेंटली ऑल पार्टी मीटिंग्स भी है, टूरिस्ट का सीजन आने वाला है, तो एक भय वातावरण पैदा करना चाहता है कि बाहरी लोग या टूरिस्ट नहीं आए, अमन चैन नहीं हो और शांति बना रहे। तो ये पाकिस्तान के इशारे पर ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान और यहाँ जो एग्जिस्टिंग टेररिस्ट है, उसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट भी है, लोकल टेररिस्ट है, सारे मिलकर कर रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग इन्फॉर्मेशन जनरेट करके सिक्योरिटी फोर्स के साथ ऑपरेशन लॉन्च करके इसको न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपने जो उनके कमांडर्स हैं उनको मार दिया, बहुत सारे आतंकवादियों को मार दिया, इसके बावजूद पिछले 3-4 दिन में हमने देखा कई तरह की घटनाएं हुई। SPO उनकी पूरी फैमिली को मार दिया, मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ, कई जगह जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले हुए। देखिए जितने भी अटैक हुआ ये सॉफ्ट टारगेट है। हमारे पुलिस वाले ड्यूटी के बाद शाम में घर जाते हैं, उसके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, कोई हथियार नहीं होता है, सिविज में जाते हैं, तो सॉफ्ट टारगेट रहता है, वहाँ चांस रहता है कि अटैक करने का। जैसे हमारे इंस्पेक्टर को मार दिया गया, परवेज साहब गए थे शाम में इवनिंग में नमाज ऑफर करने के लिए, तो मस्जिद के आगे उसको अटैक किया गया, जो वीडियो आप लोग देखे होंगे। उसके अलावा जहाँ तक SPO की बात है, SPO के घर में उसकी बेटी थी, वाइफ थी, खुद था। पाकिस्तानी आई, एक लोकल टेररिस्ट आए, अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया, तीनों को सीरियसली इंजर्ड कर दिए, बाद में तीनों शहीद हो गए। तो जितने सॉफ्ट टारगेट है, जिस एरिया में हम लोग का मूवमेंट कम है या ऑपरेशन कम होता है, वहां पे ये करते हैं, अटैक करते हैं। हम लोग ऑपरेशन को, एरिया डोमिनेशन को और बढ़ा दिए हैं और इन लोगों को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। तो मैंने सुना कि आपने पहचान कर लिया कौन से दहशतगर्द इन घटनाओं के पीछे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद दोनों हैं, आउटफिट के लोग हैं। तो अब देश की जनता को आप भरोसा दिला सकते हैं कि किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए आप तैयार हैं?
बिल्कुल, हम लोग जेएनके पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी मिलके हम लोग सिनर्जी बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन बहुत मिलते रहता है, हम लोग टाइमली ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि लोगों का मानना था कि सोपुर में एक टेररिस्ट था मुद्दसर पंडित, उसको कोई नहीं मार सकता है। वो 2-3 अटैक किया था जिसमें 3 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, 3 सिविलियन शहीद हो गए थे। बहुत जल्दी हम लोग विद इन वीक उसको पिन पॉइंट खोज करके तीनों मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिए। इसी ढंग से एलईटी के कमांडर अबू जरार है, इसके बाद में कहा जाता था कि इसको कोई नहीं मार सकता है। पिन पॉइंट ऑपरेशन पर इसको हम लोग पहले जिंदा पकड़े, इंट्रोगेट किए, फर्दर रिकवरी करने लगे। जहां इस घर में बताया था उसमें ऑलरेडी पाकिस्तानी मिलिटेंट छिपा हुआ था, अंदर से फायरिंग आया, इनकाउंटर में दोनों शहीद मारे गए पूरा। तो जो भी टेररिस्ट हो, एफटी हो चाहे लोकल हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, सिविलियन पर अटैक करेगा, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जी विजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। और अब मैं आपको एक और बड़े खतरे से आगाह करना चाहता हूं। कोरोना के केसेस कम होने के बाद एक बार फिर लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। इससे थर्ड वेव का खतरा बढ़ सकता है। अगर अभी सावधान न हुए तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। और आज मैं आपको दुनिया के कुछ दूसरे मुल्कों के उदाहरण दिखाना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया की हालत देखिए। ऑस्ट्रेलिया में तमाम तरह की पाबंदियां अभी भी लागू हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ इलाकों में कोरोना के केसेस अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसलिए टेस्टिंग सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। सिडनी की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहां बड़ी संख्या में लोग टेस्ट कराने के लिए घरों से निकले तो टेस्टिंग सेंटर के नजदीक गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। टेस्टिंग सेंटर की तरफ जाने वाली सड़कों पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 19 नए केसेस मिलने के बाद लोगों में डर बैठ गया। बताया जा रहा है कि कोरोना के ये केसेस लोकली ट्रांसमिटेड है। इन मामलों के डिटेक्ट होने के बाद न्यू साउथ वेल्स की मेयर ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। इस दौरान क्वींसलैंड में 2 नए मामले मिलने के बाद 3 दिन का आंशिक लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। साउथ ईस्ट क्वींसलैंड, पाम आइलैंड और मैग्नेटिक आइलैंड में इस हफ्ते के आखिर तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के नए केसेस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वैक्सीनेशन तेज करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया में अब तक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सिर्फ 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को दी जा रही थी, लेकिन अब वहां की सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर उम्र सीमा पर लगी पाबंदी हटा दी है। और हैरानी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक सिर्फ 5% आबादी को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए हैं, इसलिए खतरा बना हुआ है। कोरोना से बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन। और हमारे देश में सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। आज इस दिशा में एक और कदम उठाया गया। देश में एक और वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। अब अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन के भारत में आने का रास्ता क्लियर हो गया है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने भारत में फार्मा कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है, जैसा बाकी वैक्सीन के साथ है। डब्ल्यूएचओ ने मॉडर्ना की वैक्सीन को पहले से मंजूरी दी हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 94.1% 94.1% ज्यादा असरदार है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने 1 जून को विदेशी वैक्सीन के नियमों में ढील दी थी। डीसीजीआई ने कहा था कि अगर किसी वैक्सीन को अमेरिका, यूरोप, यूके, जापान या डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिल चुकी है तो उसे ब्रीजिंग ट्रायल करने की जरूरत नहीं होगी। ब्रीजिंग ट्रायल में छूट से विदेशी कंपनियों को वैक्सीन का भारत में लोकल ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। मॉडर्ना के अलावा फाइजर को भी जल्दी से मंजूरी मिल जाए, इसकी उम्मीद है। ये जो लाइसेंस मिला है, ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए न्यू ड्रग की परमिशन आपको मिल गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद जो अगले स्टेप हैं वो कंपनी करेगी। उसके जो भी प्रोसेस है वो सिंपल से प्रोसेस है, उनको खत्म करेंगे प्रोसेस। उसके बाद ये वैक्सीन
इंपोर्ट हो सकता है। कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, ट्रायल कोई नहीं। कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? ये कंपनी से जुलाई का था कि जुलाई तक आ जाएगी सर, ऐसा अभी कहना मेरे लिए उचित नहीं है। जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ, तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है। लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्रीज पे रखते हैं, जैसे फील्ड में ले जाके नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में रखते हैं, तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से संभाल लेगा। अब उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और वैक्सीन को भी मंजूरी मिल जाएगी। टारगेट तो यह है कि दिसंबर तक देश की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन डोज अवेलेबल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। इसके अलावा लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी को खत्म करना, यह बड़ा चैलेंज है। और खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं। तो मुस्लिम भाई बहनों में वैक्सीन को लेकर इस डर को खत्म करने के काम में मौलाना मौलवी सरकार की मदद कर रहे हैं। मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं, वो खुद वैक्सीन के लिए आगे आकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। इमाम अहमद बुखारी ने लोगों से अपील की, कहा कि वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि लोग किसी के बहकावे में ना आए, वैक्सीन जरूर लगवाएं। और सरकार भी बार बार कह रही है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा कोरोना का खतरा उतना ही कम होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त देश में 60 से ज्यादा उम्र की करीब आधी आबादी को 50% लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। जब हमने 33 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डोजेज आज दोपहर 3 बजे के समय पर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको क्रॉस कर लिया है। इसमें आप देखें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, उनको 19.57 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर, पीपल अबव 18 to 44 ईयर्स ऑल्सो, जिनको 9.1 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर दी जा चुकी हैं। देश में अब तक टोटल फर्स्ट डोजेज की कवरेज 27.27 करोड़ है और सेकेंड डोज में भी 5.84 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। अगर हम देखें तो जनवरी में औसतन हमने 2.35 लाख डोजेज पर डे कवर की। फरवरी के माह में वह बढ़ते बढ़ते 3.77 लाख डोजेज बढ़ चुकी थी और अप्रैल में वह बढ़ते बढ़ते 29 अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख डोजेज पर डे के औसतन तरीके से हम लोग वैक्सीनेशन करते आ रहे थे। कंटिन्यूड एफर्ट्स इन कोऑर्डिनेशन स्टेट। अब हम देखें तो 28 जून तक, पिछले इस जून के महीने में औसतन 40 लाख से अधिक डोजेज प्रतिरोध देश में दी जा रही हैं। वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है, वैक्सीन लगवाने से तीसरी लहर से कैसे बचा जा सकता है, यह हमें दूसरे देशों के अनुभव से सीखना चाहिए। 4 ऐसे मुल्क हैं जहां पर जब 20% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लग गई तो वहां पर केसेस आने कम हो गए। अमेरिका एक एग्जाम्पल है। हर 3 महीने बाद कोरोना के इन्फेक्शन की लहर आ रही थी, बड़ी संख्या में लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। लेकिन जब अमेरिका में 20% आबादी को सिंगल डोज लग गई, यह 5 महीने पहले की बात है, 5 महीने हो चुके हैं, अगली कोई लहर नहीं आई। ब्रिटेन में भी हर 3 महीने में संक्रमण की लहर आती थी। जब 20% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया तो केसेस गिरने लगे। पहले 65,000 नए केस आते थे, 20% वैक्सीनेशन के बाद 10,000 केसेस आने लगे और अब तो काफी कम हो गए हैं। इटली में दूसरी लहर 3 महीने बाद आई, 4 महीने बाद तीसरी लहर आ गई, बुरी हालत थी। फिर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अब इटली में 20% लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज लगे 3 महीने हो गए, केसेस काफी कम है। और मुझे बताया गया कि अगले महीने से इटली में लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मास्क फ्री हो जाएगा इटली। फ्रांस में भी हर 3 महीने बाद कोरोना की लहर आ रही थी, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी। फरवरी में 20% वैक्सीनेशन पूरा हुआ, 4 महीने हो गए, अगली कोई लहर नहीं आई। हमारे देश में
33 करोड़ 11,14,286 वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। ये 20% से कहीं ज्यादा है और इस हिसाब से लगता है कि हम तीसरी लहर से बच जाएंगे। दुनिया का ट्रेंड ये दिखाता है, लेकिन तो भी सावधान रहना जरूरी है। अगली लहर की संभावना से सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम अगले 2-3 महीने तीसरी लहर से अपने आप को बचा पाए और तब तक हमने 50%, 60% लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया तो खतरा जरूर टल जाएगा। अब बात करते हैं कि कश्मीर की बेटियों की। कश्मीर में सिख बेटियों के खिलाफ लव जिहाद का मुद्दा आज दिल्ली में होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा। सिख संगठनों ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए, क्योंकि कश्मीर में भी अब मुस्लिम लड़के अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सिख लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और कई मामलों में बंदूक की नोक पर सिख बेटियों को किडनैप करके उनका निकाह बड़ी उम्र के मुसलमानों से कराया जाता है। जब सिखों का डेलीगेशन दिल्ली में स्टेट होम मिनिस्टर के दफ्तर पहुंचा, उस वक्त जम्मू में एक सिख बेटी की घर वापसी हुई। इस लड़की का जबरदस्ती निकाह करा दिया गया था, लेकिन आज इस लड़की ने अपनी मर्जी से परिवार वालों और तमाम सिख नेताओं की मौजूदगी में एक लोकल सिख लड़के से शादी की और इसके बाद दुल्हन और दूल्हे को मत्था टेकने के लिए दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे लाया गया। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जम्मू से सिख बेटी को अपने साथ लेकर ट्रैवल किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर दूल्हा दुल्हन का जबरदस्त स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता पवन नारामा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सिख संगठनों ने इस लड़की को उसके परिवार वालों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है और साथ में फैसला किया है कि सिख संगठन अब सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में सिख परिवारों को सिक्योरिटी दी जाए और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। जिस सिख बेटी के साथ धर्म परिवर्तन के बाद जबरदस्ती विवाह करने की बात सामने आई थी, अब उस बच्ची के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने अरदास की है और कहा है कि वो इस बच्ची को सुरक्षित ले आए हैं और हर ऐसी बच्ची जिसके साथ इस तरह की जबरदस्ती की गई है उन्हें सुरक्षित रखने का इन्होंने वादा किया है। तो यहाँ गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेका है और इसके बाद अब वो आगे जा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा खुद श्रीनगर गए, वहां से इस बच्ची को लेकर आए हैं और जैसे कि बताया गया कि इनके साथ जबरन धर्म परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद अब इनकी घर वापसी हुई है। आज सुबह इनका विवाह हुआ है और अभी विवाह के बाद सबसे पहले ये दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने के लिए आए हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। वो कई सिख नेताओं के साथ में सिख बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए श्रीनगर गए थे। आर सिरसा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिख परिवारों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लड़कियों को धमकाकर उनसे बयान दिलवाए जाते हैं, उन्हें डराया जाता है। लड़कियों से जबरन वीडियो बनवाकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि जो उन्होंने किया वो अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से निकाह किया, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। सिरसा ने कहा कि अब सिख समाज ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने सबने हालात तो देखे ही हैं, वहाँ के क्या हालात हैं। उन हालातों में जहाँ लोगों से जबरन वीडियो बनवाई जाती हैं, दबाव के तहत माँ बाप का डर दिखा के कि तेरे माँ बाप को मार देंगे, ये वो करके उनको प्रेशराइज करके बेटियों से बयान कराए जाते हैं। 3 दिन पहले घटनाक्रम हुआ, वो सबको चौंकाने वाला था। ये जो लड़का अगवा करके लेके गया, ये कोई अपने आप को फोर्स में बताता था और 3 दिन पहले जब ये घटनाक्रम होता है उसके बाद लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है। माँ बाप तक को नहीं पता कि लड़की आज कोर्ट में पेश की जा रही है। तो हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे, मौके पर पहुँचे और उन्होंने जाके उसको बाहर निकाला और रात को 10 बजे कोर्ट के ATM में छुपा रखा था। अच्छा, और फिर आज सुबह इनका विवाह करवाया गया नहीं सिख धर्म के साथ। जी 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 जी। सिरसा जो बताया वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय मजबूत है, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। सिरसा ने कहा कि सिख बेटी को कश्मीर में कहीं सपोर्ट नहीं मिला,
पुलिस ने, प्रशासन ने लड़की पर प्रेशर डालने की पूरी कोशिश की। ये क्या तरीका है कि तुम लोगों की बेटियां उठा उठा के ले जाओगे? इस देश में क्या कानून नहीं है? ये जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म किसी सूरत में नहीं होने देंगे। हम कोई कमजोर लोग थोड़ा ही हैं, हमको ऐसे कमजोर लोग नहीं, हम हाथों में चूड़ियां डाल के चलने वाले लोग नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट बाद में मिला ना, अगर इन बच्चियों को सपोर्ट मिला होता तो हालात ही कुछ और होते। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वो बता रही है, मुंशी है तो वो कह रहा है, SHO है तो वो उनका साथ दे रहा है, तो ये किसके पास बच्चियां जाएं इस खौफ के अंदर? ये आज वो खुद ट्रॉमा में है बहुत बड़ा, उसने बताया क्या है, मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, कैसे धमकाया जाता था, कहाँ 3 दिन तक रखा गया, पुलिस सारी उस पर प्रेशर डाल रही थी। पुलिस की एक लेडी का नाम उसने पर्टिकुलर बताया, एक सब इंस्पेक्टर का, कि वो बार बार मेरे पे प्रेशर डाल रही थी। उसको ATM के अंदर छुपा दिया गया, रात को 10 बजे तक कोर्ट खुली रखी गई, उसको ATM में छुपाया गया, लड़की को कहा गया यहाँ पे लड़की नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। इससे पहले सिख नेताओं के एक डेलीगेशन ने कश्मीर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में केंद्रीय स्टेट होम मिनिस्टर किशन रेड्डी से मुलाकात की, सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा और इसमें सिख लड़कियों को प्रोटेक्शन देने के लिए और धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग भी की। 18 साल की बिटिया को गन पॉइंट पे अगवा कर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी जबरन शादी करा दी गई और उसमें वहाँ पर ये लगातार ये मामला चल रहा है। ये पहला नहीं, ये ऐसे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बारे में चिंता अपनी व्यक्त करने के लिए हम श्रीमान मंत्री जी से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने एक चिट्ठी लिखी है LG साहब को, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि जिस प्रकार का यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद पे कानून है, उसी प्रकार का कुछ कानून कश्मीर में भी आना चाहिए। हमने निवेदन किया है कि वो जो चिट्ठी आई है उसको कंसिडर करते हुए, क्योंकि अभी सरकार नहीं है वहां पर, तो ऑर्डिनेंस आ सकता है क्या? हमने जो कश्मीर के सिखों का इशू है वो हाईलाइट किया कि अगर उसमें कुछ देरी हो रही है तो ऑर्डिनेंस करके भी सरकार इसको वहाँ पे ये कानून ला सकती है। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर के सिखों की, उनकी नौकरियों की, मिनॉरिटी स्टेटस की, पंजाबी सेकंड लैंग्वेज की, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की रिजर्वेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन में, ये सारी चीज़ें हमने मंत्री जी को अपने मेमोरेंडम में दी है। और जैसे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये गृह मंत्री जी से बात करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको हमारे जो इश्यूज हैं वो सामने रखेंगे और इस पर ज़रूर फैसला लिया जाएगा। सिख नेताओं से मिलने के बाद किशन रेड्डी ने कहा, बेटी किसी की भी हो, किसी भी मजहब की हो, बेटियों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जा सकती और सरकार जल्दी ही इस दिशा में सख्त कदम उठाएगी। कश्मीर में, जम्मू में जो 18 साल की एक लड़की को जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन किया है, ऐसा ये गलत है। इस विषय पर डेलीगेशन मेमोरेंडम दिया है। मैं इस विषय पे आदरणीय गृह मंत्री जी से चर्चा करके जो कार्रवाई होना है, भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। जिस लड़की को मां बाप की आंखों के सामने बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया जाए और कुछ दिन बाद लड़की का वीडियो जारी करके साबित करने की कोशिश की जाए कि लड़की अपनी मर्जी से दूसरे मजहब के बुजुर्ग से शादी करने को तैयार है, इस पर कौन यकीन करेगा? इस तरह की ज्यादती के वीडियो, इस तरह के जुल्म के वीडियो अब तक पाकिस्तान से आते थे। वहां हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों को घर से किडनैप करके उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है और फिर मुस्लिम लड़कों से निकाह करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और फिर वीडियो जारी करके दिखाया जाता है। लड़की कहती दिखाई देती है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्जी से उसने निकाह किया। भारत सरकार पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन अगर हमारे अपने देश में, हमारे अपने जम्मू कश्मीर में हमारी सिख बेटियों के साथ इस तरह का जुल्म हो तो यह नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं सिरसा की मंजीत सिंह जीके की, दूसरे सिख नेताओं की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की। सरकार को भी इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और
जम्मू कश्मीर में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ सियासत की खबर दे देता हूं, पंजाब की सियासत। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब की सियासत में हलचल पैदा करने के लिए गए। उन्होंने वादा किया कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो बिजली मुफ्त देंगे और पुराने बिल माफ कर देंगे। पंजाब में अगले साल असेंबली इलेक्शन होने हैं और आज केजरीवाल ने पार गेम शुरू किया। आज अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार सबसे पहले लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला करेगी। पुराने बिजली बिलों को माफ कर दिया जाएगा। बिल न देने की वजह से जिनका कनेक्शन कट गया है उनके कनेक्शन बहाल कर दिए जाएंगे और पंजाब के लोगों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली में मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पंजाब में भी ये करके दिखाएंगे। 3 बड़े-बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली मिल जाएगी। ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे जी कितने दिन में पूरे कर? उनके वादे तो 5 साल हो गए, तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। लेकिन केजरीवाल के वादों को कांग्रेस से जुमला बताया। कांग्रेस के एमएलए राजकुमार वेको ने कहा, न तो केजरीवाल ने दिल्ली में पुराने बिजली के बिल माफ किए और न ही दूसरे वादे पूरे किए। पहले दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, अब पंजाब के लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। क्या दिल्ली में पेंडिंग बिलों को केजरीवाल ने माफ़ कर दिया है? क्या दिल्ली के लोगों को बिजली का बिल नहीं आ रहा है? 12, 15 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आ रहा है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं जो मैंने आपके सामने बुलाया है। सफाई कर्मचारियों के कितने बिल आ रहे हैं जो ठेके पे भर्ती हुए हैं? गरीब के कितने दुकानदार बैठे हुए हैं, उनके बिल कितने आ रहे हैं? ये तो फ्रॉड आदमी है, वहाँ फ्रॉड बातें करने के लिए गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनावी तैयारियों में लग गई है। आज पहला ऐलान भी किया। दूसरी तरफ कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को संभालने में बिजी है। नवजोत सिंह सिद्धू आज फिर दिल्ली पहुंचे। पहले कहा गया था कि आज उनके राहुल गांधी के साथ मुलाकात होगी, लेकिन नहीं हुई। अब कहा जा रहा है कि सिद्धू कल राहुल से मिल सकते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया। राहुल जी, एक सेकंड सर, मीटिंग है क्या? सिद्धू के साथ मीटिंग है कल टुमारो सर, टुमारो सर, कल है क्या? कल कोई मीटिंग है राहुल? रिपोर्टर्स के लिए भी काफी मुश्किल है राहुल गांधी से सवाल पूछना, जवाब कम ही मिलता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली इलेक्शन के लिए जो एजेंडा क्लियर किया है वो काफी चौंकाने वाला है। अकाली दल चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लीडर चुनाव लड़ने की तैयारी करने के बजाय आपस में लड़ने में लगे हैं। पार्टी हाईकमान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका। एक कमेटी बनाकर कैप्टन और सिद्धू की बात सुनी। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत उत्तराखंड में चुनावी तैयारी करने के बजाय पंजाब में झगड़ा सुलझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन न कैप्टन पीछे हटने को तैयार है और न सिद्धू किसी की बात सुनने को तैयार है। कैप्टन के पक्ष में बात यह है कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। जो थोड़े बहुत एमएलए नाराज थे, मंत्रिमंडल ने उन्हें मना लिया है। यही वजह है कि अब पार्टी के सीनियर लीडर भी मानने लगे हैं कि सिद्धू अब अपनी जिद की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने की हद तक जा रहे हैं। अब इस बात का इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी की सिद्धू से मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, क्या सिद्धू मानेंगे? इसके बारे में कोई भी डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता। सिद्धू बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड की सड़कों पर सफर करना कितना खतरनाक हो गया है, इसकी कुछ डराने वाली तस्वीरें आई हैं। आज उत्तराखंड के जोशीमठ से पहाड़ टूटने की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश की वजह से
जोशीमठ में हाथी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और बड़ी बड़ी चट्टानें मिसाइल की तरह नीचे की तरफ आने लगी। कुछ ही सेकंड में हजारों टन मलबा रोड पर आ गया। इसकी वजह से नेशनल हाईवे 58 को बंद करना पड़ा। ये बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता है जहां रोड पर कई बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए थे। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों ने हादसे की तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया और अब नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक खोल दिया गया है। और अब वक्त आज की स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान में सरकार के कबूलनामे से वहां की टेरर पॉलिसी एक बार फिर से एक्सपोज हो गई। इस्लामाबाद में इमरान खान ने कितने दहशतगर्दों को छुपा के रखा है